नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना यस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बजट के बारे में समझेंगे जो कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, जो बजट होता है, बजट दो तरह का होता है। एक होता है अंतरिम बजट, एक होता है पूर्ण बजट। जिस साल देश में चुनाव होते हैं उस साल देश में अंतरिम बजट लाया जाता है, जो पार्टी अभी चल रही होती है। और पूर्ण बजट कब आता है? जब चुनाव हो जाता है और उसके बाद जो नई सरकार बनती है, चाहे वही सरकार बन के आए, वो अपना पूर्ण बजट लेके आती है। तो इस साल का जो बजट है वो अंतरिम बजट है। और पूर्ण बजट कब आएगा? जब चुनाव हो जाएगा और नई सरकार चुन के आएगी, चाहे जो सरकार आए, चाहे यही सरकार आए, चाहे दूसरी सरकार आए, वो अपना पूर्ण बजट लेके आएगी। ठीक है, तो इस साल का जो बजट है वो अंतरिम बजट है, एंटरिम बजट है। ठीक है, देखिए, बजट जो होता है वो बहुत ही खास चीज होती है किसी भी देश के लिए। जैसे हमारा घर होता है, चलाने के लिए पूरा एक हम सिस्टम बनाते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ जाएंगे, ऐसे देश के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है और पूरी जानकारी दी जाती है संसद में बैठ के कि पैसे कहाँ से आएंगे और पैसे कहाँ जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ इस बातें मोटे मोटे बात समझ लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है क्योंकि थोड़ा मेरे एग्जाम थे और मैं व्यस्त था, इससे थोड़ा वीडियो लेट हो गया है। आइए समझते हैं। देखिए, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, तैयारी करते हैं, तब तो आपके लिए बजट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप एस्पिरेंट नहीं भी हैं, एक आम जनता है, तब भी आपको जानना जरूरी है कि हमारे देश में पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, और ये जीएस पेपर 3 में रिलेट करता है, जो बजट का टॉपिक है। आइए समझते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 में इसकी पूरी डिटेल दी गई है। और संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां पे लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। और बजट का मतलब बजट जो हम बोलते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, जब सरकार ने अपनी बजट पेश किया उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो जब पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई। ठीक है, हम पहले उपलब्धियां देखते हैं और एक एक करके पूरी बजट को समझेंगे। आशा करता हूँ पूरी बात समझ में आ जाएंगी। पहली बात उपलब्धियां। देखिए, उपलब्धियां क्या है? सबसे पहला गरीब कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया सरकार ने। सरकार का दावा ये है कि हमने डीबीटी के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ बचत किए हैं। सरकार ये कहती है कि हमने डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि हमने सीधे लोगों के खाते में पैसे भेजा है, उसके माध्यम से हमने 2.7 करोड़ रुपए बचाए हैं। लाइक जैसे जनधन योजना सरकार द्वारा खोला गया था। और अगली बात क्या कही सरकार का? कहना यह है कि 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये बहुआयामी गरीबी क्या होती है? एक होता है नॉर्मल पॉवर्टी, एक होता है बहुआयामी गरीबी। अब बहुआयामी गरीबी का मतलब ये होता है, जैसे इसमें गरीबी के साथ साथ जो आपका पैसे की जो स्तर गरीबी है उसके साथ साथ और जिसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, जब इससे कुछ जुड़ जाता है उसे ही कहते हैं बहुआयामी गरीबी कहते हैं। तो 25 करोड़ लोग इससे बाहर आए हैं। अगली बात क्या है? पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख रेहड़ी पट्टी वालों को लोन दिया गया है। ये जो रोड किनारे लोग लगाते हैं पूरा अपना ठेला वाला, इनके लिए कितना 78 लाख रुपए 78 लाख लोगों को क्या रेडी पट्टी में लोन दिया गया है। पहले वो लोन 10,000 था, फिर 50,000 से बढ़ता चला गया उनको अपना बिजनेस अच्छा करने के लिए। ठीक है, और अगली बात क्या कही? एक बोला गया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत, सर ये तो ही है। अगला क्या है? युवाओं के लिए क्या किया गया है? देखिए, युवाओं के लिए क्या, पहली बात उन्होंने ये कही है कि 1.4 करोड़ युवाओं को हमने कौशल किया है। हमने कौशल भारत योजना के तहत उन्हें क्या किया? उन्हें स्किल्ड बनाया है। सरकार का ये कहना है। दूसरी बात क्या है? युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए पीएम मुद्रा योजना, मतलब जो आजकल का युवा है अगर उसको कुछ बिजनेस करना है, उसे उद्यमी बनना है, तो सरकार ने क्या किया? पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ रुपए का लोन दिया है युवाओं को। सरकार का ऐसा कहना है। देखते हैं शिक्षा के लिए क्या किया गया। शिक्षा के लिए सबसे पहली बात यह है कि सरकार द्वारा एक चीज अपनाई गई है। शिक्षा के लिए क्या किया गया? देखिए, शिक्षा के लिए सरकार ने कहा है कि हम जब 2014 में चुन के आए थे तो हमारे पास देश में सिर्फ और सिर्फ 16 आईआईटी थी, पर इस टाइम प्रेजेंट में देश में 23 आईआईटी चल रही हैं। अगली बात क्या है? एम्स के बारे में समझते हैं। एम्स, सरकार का कहना है कि 2014 में जहां 7 एम्स थी, वहीं आज 2023 में तकरीबन 22 एम्स हो चुकी हैं। 22 एम्स। विश्वविद्यालय, सरकार का ये कहना है कि 2014 में जब हम चुन के आए तब 723 ही विश्वविद्यालय थी, पर आज के टाइम देश में 1113 विश्वविद्यालय बन चुके हैं। किसानों के लिए क्या किया सरकार ने? देखिए, किसानों के लिए सरकार ने पहली बात ये बताई है कि हमने किसान पीएम किसान योजना, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं, उसके तहत 11.8 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में पहुंचाया है। कितना? 11.8 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंचा है, इस सरकार का कहना है। फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को क्या किया? फसल बीमा योजना दी गई है। और ई नाम ऑनलाइन पोर्टल, एक ई नाम का पोर्टल था, उसके तहत क्या किया गया है? 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है। नहीं सर, ये तो दूसरा है। हाँ, एक अगली बात क्या है कि ई नाम ऑनलाइन पोर्टल के तहत 1361 मंडियों को जोड़ा गया है।
जैसा कि मैंने बताया कि एक पोर्टल है ई नाम पोर्टल, उसके तहत क्या 1361 मंडियों को जोड़ा गया, जिससे क्या किसानों की खरीद परख जो हमको खरीदना है, कोई चीज बेचना है, उसको और भी आसान हुआ है। ठीक है, नारी शक्ति के तहत क्या किया गया, महिलाओं के लिए कुछ काम किए गए हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, मुद्रा योजना, एक सरकार की मुद्रा योजना है, उसके तहत 30 करोड़ का लोन महिलाओं को दिया गया है। अगर महिलाएं कुछ करना चाहती हैं उनको इसके तहत 30 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। और महिलाओं की सबसे जो अच्छी बात इसमें ये दिख रही है कि उच्चतर शिक्षा में जो मतलब हायर एजुकेशन है उसमें महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ा है। पिछले 10 सालों में उन्होंने उसमें नामांकन ज्यादा किया है, 28% तक नामांकन बढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 हैं तो 100 में से 28% लोग क्या है बढ़ गए हैं, किसमें, हायर एजुकेशन में। महिलाओं की बात चल रही है। स्टेम पाठ्यक्रम में भी इन महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। स्टेम क्या है, जैसे जो साइंस वाले स्ट्रीम है, जैसे मेडिकल का फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, और ये जो ऐसे साइंस वाले स्ट्रीम है, इनमें क्या हुआ, महिलाओं का जो एनरोलमेंट है वो बढ़ा है, 43% तक इंक्रीज हुआ है। और क्या है, एक योजना सरकार की आती है लखपति दीदी योजना, इसके तहत 83 लाख स्व सहायता समूह को क्या किया गया, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया गया। सरकार की एक योजना थी लखपति दीदी, इसके तहत उन्होंने क्या किया, 83 लाख ऐसे समूह के तहत उन्होंने क्या किया है, 1 करोड़ महिलाओं को क्या बनाया, लखपति बनाया। सरकार का ऐसा कहना है। देखिए भारतीय, अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था समझते हैं कि जो इकोनॉमी है वो कैसे काम करती है, जो उसकी प्रेजेंट करंट सिचुएशन है वो क्या है इकोनॉमी की। देखिए एक जो सबसे पहले समझते हैं जीडीपी, हम जो भी चीज समझेंगे परसेंटेज में समझेंगे। जीडीपी में जो सीएटी है, सीएटी का मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हमारा कितना है। मतलब ये इसका मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए जो हम सामान कहीं से खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, हम कहीं सामान बेच रहे हैं 100 रुपए का और खरीद रहे हैं 120 रुपए, तो जो 20 रुपए का हमें घाटा हो रहा है उसे कहते हैं डेफिसिट। कि हम खरीद तो ज्यादा रहे पर बेच कम रहे, तो हमें 20 रुपए का क्या घाटा हो रहा है, उसी को डेफिसिट कहा जाता है। तो सरकार का ये कहना है कि जो 2014 में हमारा डेफिसिट था वो 1.6 करोड़ था, फिर ऐसे घटता गया, 2017 में 0.6 हुआ, 2019 में 2.1 हुआ, 2023 में 1.8 हुआ, और 2024 जब हमारा हम खड़े हैं यहाँ पे हमारा जो डेफिसिट है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। ठीक है, ये अगर ऐसा सच में है तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार द्वारा बताया गया बेरोजगारी दर, देखिए जो बेरोजगारी की बात चल रही है, सरकार ने ये कहा कि 17-18 में क्या था, जो बेरोजगारी थी चरम पे थी, अपने पीक पे थी, वो कितनी थी, 7.1% बेरोजगारी थी 2017-18 में। और यही 2022-23 में ये थोड़ा घट कर 3.2% हो गई है। उस टाइम थोड़ा सा कोविड भी आ गया था, उस टाइम थोड़ा सा बेरोजगारी बढ़ भी गई थी 20 के बाद, पर अभी इस टाइम पे जो हाल या सिचुएशन है 2022-23 में थोड़ा सा कम दिखती नजर आ रही है। अगली बात क्या है, बैंकों, जो बैंकों का एनपीए होता है, एनपीए मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जो हाँ ऐसा लोन जो कभी वापस रिकवर नहीं हो पाता है, उसे एनपीए कहा जाता है बैंक का। तो सरकार का कहना ये है कि जो एनपीए है उसमें जो 2014 में जब हम आए थे चुन के, तो 3.8% जो हमारा एनपीए था, इस टाइम पे 18 में कितना था, ये 11.2 था, और 2023 आते आते ही जो एनपीए हो गया ये 3.2% हो गया। ठीक है, अब जो एक बड़ी बात है डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो ऑनलाइन पेमेंट की बात चल रही है, तो सरकार ने इसमें एकदम ऐतिहासिक बातें बताते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा देश में ऑनलाइन पेमेंट हुए हैं। 2018 में जहां 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था लगभग, वहीं 2024 आते आते ये 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निकल गया, मतलब इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन से हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए। देखिए जीएसटी कलेक्शन की बात सरकार ने बताई कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो 2018 में 0.9 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन हुआ था, पर 2024 में ये 1.7 लाख करोड़ है। और अभी जो जनवरी का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ, अभी रिपोर्ट आई थी कि सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है, मतलब जीएसटी में हर साल कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। और हेडलाइन मुद्रास्फीति, देखिए मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, जो हमारी महंगाई है, इन्फ्लेशन की बात चल रही है। सरकार का ये कहना है कि 2014 में जब हम आए थे तब इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा थी, 9.4% इन्फ्लेशन थी, फिर 14 से लेकर 19 तक थोड़ा सा कम हुई थी, 14 से 19 तक थोड़ा सा कम हुई, इसके बाद फिर कोविड आया, तो कोविड में और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई, 22 से 23 के बीच में। पर जो भी 24 चल रहा है 2024, इसमें तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, 5.5% के आसपास इन्फ्लेशन चल रही है ना। अब समझते हैं, अब ये तो बात हो गई, अब एक बात समझते हैं कि जो सरकार इतना पैसा आता है, तो पहली बात सरकार के पास पैसा आता कहाँ से, और दूसरी बात सरकार का पैसा जाता कहाँ है, मतलब तुम्हारी आमदनी कहाँ से होती है और खर्चा कहाँ होता है। तो देखेंगे आमदनी कहाँ से है, सरकार को रुपया कहाँ से आता है, पैसा वो कहाँ से कमाती है।
सबसे पहली बात, सरकार का 28% लोन से पैसा आता है। इसका मतलब आप ये समझो कि जब सरकार के पास अगर 100 रुपए हैं, अगर सरकार के पास 100 रुपए हैं, उनमें से 28 रुपए सरकार लोन से लेती है। आयकर, इनकम टैक्स जो होता है, 19% पैसे हमारे कहाँ से आते हैं? इनकम टैक्स से आते हैं। 100 में से 19 रुपए कहाँ से आ रहा है? इनकम टैक्स से आ रहा है। जीएसटी और अदर टैक्स, इससे 18% हमारे पास पैसा आ रहा है, देश में आ रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स से 17% आ रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% टैक्स आ रहा है। और कर जो और भी कर हैं, जो छोटे मोटे कर हैं, उन सबको मिला के कितना 7% का आ रहा है। और जो सीमा शुल्क है वो 4% आ रहा है, वहां से 4% पैसे आ रहे हैं। और जो पूंजीगत प्राप्ति है, इससे कितना आ रहा है? इससे 1% टैक्स आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ से देश को पैसे आने हैं। अब पैसे जाने कहाँ हैं? सरकार का जो खर्चा है वो कहाँ कहाँ होना, सरकार के पैसे कहाँ जाएंगे? पहली बात, ब्याज भुगतान, जो हमने बताया ना कि सरकार अगर 100 रुपए कमाती है, उनमें से जो 28 रुपए है वो लोन लेती है। इसमें से क्या है कि जो ब्याज का भुगतान है, अब अगर लोन लेगी तो उसका जो लोन होगा उसके ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो जो सरकार है वो 100 में से 20 रुपए तो क्या करती है? ब्याज का भुगतान करती है। जो उन्होंने लोन लिया था उसके ब्याज का भुगतान, वहां जाता है पैसा। और जो कर और शुल्क में राज्यों को देना है, जैसे क्या होता है ना कि जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से कुछ पैसे किसे देने होते हैं? राज्य को देने होते हैं। सरकार का ये कहना है कि उसमें से 20% हमें क्या करना है? राज्यों को देना होता है। केंद्रीय योजनाएं, जो सरकार की केंद्रीय योजनाएं चल रही होती हैं, कहीं पर डैम बनाना है, कहीं पे एक्सवे बनाना है, कहीं पे कोई एम्स बनाना है, मतलब जो भी सरकार की केंद्रीय योजनाएं हैं उसके तहत क्या होना है? कितने परसेंट जाने हैं? 16% पैसे वहां जाने हैं। ठीक है। और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, अब देखिए, एक होता है केंद्र की डायरेक्ट योजना जिसमें केंद्र का 100% उसमें भागीदारी होती है। एक होता है प्रायोजित योजनाएं, इसमें क्या होता है? केंद्र के कुछ शेयर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई योजना है उसमें से 80% सरकार का पैसा लगना है और 20% किसी राज्य का पैसा लगना है, तो जिसमें भागीदारी होती है कुछ परसेंटेज की सरकार की और राज्य की, उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कहा जाता है। इसमें कितना है? 8% क्या जाना है? पैसे जाने हैं सरकार के। वित्त आयोग, वित्त आयोग जो ये फाइनेंस कमीशन होता है, इसको 8% पैसे यहाँ इनको खर्च करना है। रक्षा, जो हमारा डिफेंस बजट है, इस पे कितना जाना है? इसमें ना 8% पैसे यहाँ जाने हैं, यहाँ पे खर्चा होना है। पेंशन, जैसे जो इनको जो विधवा पेंशन मिलती है, लोगों को वृद्धा पेंशन मिलती है, जो इस तरह से शारीरिक रूप से अक्षम है उनको जो मिलता है पेंशन मिलती है, इन सब जो पेंशन जाना है सरकार कह रही है इसमें 4% पैसे हमारे क्या इनमें जाने हैं। सब्सिडी, जैसे किसी को अगर जो उज्ज्वला वाले को जो सब्सिडी मिल रही है, फिर और लोगों को सब्सिडी मिल रही है, किसी को बिजली भी मिल रही है, जितनी सब्सिडियां मिलती हैं इन सबके लिए क्या है? 6% जो पैसा है वो सरकार का सब्सिडी में जा रहा है। और जो अन्य खर्चे हैं वो 9% है। कुल मिला के आपने समझा कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ पैसे जा रहे हैं। ठीक है। अब अगली बात समझते हैं। देखिए, बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि हमारी राजस्व प्राप्तियां, मतलब एक स्लैब होता है, समझिएगा। पहला है राजस्व प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? जो टैक्स से पैसा आता है देश में, जो जितने सारे टैक्स है, टोटल टैक्स मिला के जो भी पैसा देश में आता है उसे राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। ये देश के लिए अच्छा माना जाता है। तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 2022-23 में 23.8 लाख करोड़ रुपए हुआ था। कब? 2022-23 में। पर जो अभी 24-25 है, इसमें अनुमान किया जा रहा है कि 30 लाख करोड़ रुपए ये मतलब राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं, जो कि बढ़ोतरी की ओर है। ठीक है। अब पूंजीगत प्राप्तियां, देखिए पूंजीगत प्राप्तियां अच्छी चीज नहीं होती किसी भी देश के लिए। अब पूंजीगत प्राप्ति का मतलब ये होता है कि सरकार ने अपनी कोई चीज गिरवी रख दी, कोई चीज बेच दी, मतलब कोई पूंजीगत चीज, कोई अपने कैपिटल बेचा है। जैसे मान ली सरकार ने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, सरकार ने एलआईसी को प्राइवेट कर दिया, ऐसी बहुत चीजें हैं, किसी एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया, तो उससे जो धन आएगा वो क्या होगा? वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। और किसी भी इकोनॉमी में पूंजीगत प्राप्ति को अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो पूंजीगत प्राप्ति है वो 2022-23 में 18.1 लाख करोड़ रुपए थी। 2023-24 में यही कितना? 18.7 लाख करोड़ हुई। और जो 24-25 का जो अनुमान है वो है 17.6 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि घाटा, ये मतलब एक घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, मतलब ये ठीक है। और राजस्व व्यय, देखो व्यय, राजस्व व्यय क्या होता है और प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है? एक होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय का मतलब ये होता है कि जो सरकार किसी के सैलरी में खर्च करती है, पेंशन में करती है, जिससे हमें कोई पूंजी नहीं बन रही होती है, मतलब ये खर्च करना ही करना है देश। जैसे किसी को अगर क्या देना है, किसी को वृद्धा पेंशन देना है, किसी को कुछ भी देना है, तो ये राजस्व व्यय में आता है, सरकार खर्चे हैं। 2022-23 में जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा देश विकास करेगा। 22-23 में क्या था? ये 22-23 में 34.5 लाख करोड़ रुपए था। और यही जब 2024-25 में ये कितना 36.5 लाख करोड़ है। जब ये लगातार बढ़ रहा है, हालांकि बढ़ना नहीं चाहिए पर ये लगातार बढ़ रहा है।
और पूंजीगत व्यय मतलब सरकार के वो खर्चे जहाँ से पूंजी का निर्माण होगा। कोई ऐसा खर्चा, जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई हाईवे बना दिया, सरकार ने कोई एयरपोर्ट बनाया, सरकार ने कोई रेलवे लाइन बिछाई, ये क्या है पूंजीगत। इससे क्या होगा, पूंजी का निर्माण होगा, क्योंकि आज अगर हाईवे बनेगा तो कल से टैक्स भी आएगा, लोगों को इससे इससे परिवहन यातायात बढ़िया होगा, लॉजिस्टिक अच्छा होगा, तो इससे सच्चे देश की जो गतिविधि है बेहतर रूप चलेगी। तो जो पूंजीगत व्यय होता है वो अच्छा माना जाता है। तो जो पूंजीगत व्यय होता है वो 2022-23 में 10.5 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि 2024-25 में जो अनुमान है वो कितना है, 15 लाख करोड़ रुपए का ये पूंजीगत व्यय का अनुमान है, जो कि बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। देखिए जनरली जो होता है, जो अंतरिम बजट होता है, उसमें जो सरकार होती है वो घोषणाएं करने से बचती हैं, पर कुछ भी थोड़ा बहुत तो घोषणाएं कर ही लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब अंतरिम बजट आता है तो जो घोषणाएं की भी जाती हैं वो बस एक लुभावन होता है, वो एक चुनाव के लिए एक रेवड़ियां होती हैं, क्योंकि सबको पता है कि सरकार कुछ भी हो सकता है, सरकार बदले या ना बदले वो अलग बात है, पर ऐसा तो संभावना जताई जा सकती है। आपने कोई घोषणा कर दी, सरकार बदल गई, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए सरकार बचती है बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से, पर कुछ तब भी कुछ सरकार ने घोषणाएं की हैं, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले सरकार ने ये बताया है कि 2070 तक हम नेट जीरो को प्राप्त कर लेंगे। नेट जीरो का मतलब जो होता है, अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, नेट जीरो का मतलब ये है कि हम एक ऐसी स्थिति पे आ जाएंगे 70 तक में कि हम जो कार्बन रिड्यूस करेंगे, जो हम CO2 गैस बनाएंगे, जो हम प्रदूषण करेंगे, उतना ही हम कुछ उसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ लेंगे, मतलब बैलेंस कर लेंगे दोनों को, जितना हमारा प्रदूषण और जितना हम अच्छा काम करेंगे बैलेंस कर लेंगे, उसे कहते हैं नेट जीरो। एक है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत उन्होंने क्या बताया है कि हम क्या करेंगे, एक मतलब की योजनाएं थी, एक सूर्योदय योजना को लाएंगे। इसके तहत क्या था, उन्होंने ये बताया था कि हम लोगों के घर पे क्या करेंगे, सोलर पैनल लगवाएंगे इसके तहत, और वहां तक लोगों को क्या है, जब पैनल लग जाएगा उसके लिए लोन देंगे और उससे उन्हें बिजली में बहुत सारा छूट मिल जाएगा। एक है सरकार ने बताया कि हम ई बस को बढ़ावा दे रहे हैं, ई वाहन को बढ़ावा दे रहे हैं, ई कार को, मतलब कि हम पूरा ई ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके लिए चार्जिंग स्पॉट बनाना है, जो कंपनियां ई वाहन बना रही हैं उनको और मदद देनी है। एक बात समझिएगा, पीएम गति शक्ति योजना के तहत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर को लागू करने की बात कही गई सरकार के द्वारा। पीएम गति शक्ति योजना थी, उसके तहत क्या 3 बड़े रेलवे स्टेशन बनाने हैं, और उसके तहत क्या है कि रेलवे कॉरिडोर बनेगा, 3 रेलवे कॉरिडोर बनेगा, इसकी बात सरकार ने बताई है। उड़ान योजना के माध्यम से, तो सरकार की उड़ान योजना जो कि हवाई जहाज के लिए होती है, उड़ान योजना के माध्यम से क्या है कि हवाई अड्डों का विस्तार होगा। जो अभी प्रेजेंट में किसी भी जिले में हवाई अड्डा बने हैं उनका विस्तार होगा, पहली बात, जो उनका एरिया का और अच्छे से बनाया जाएगा, और जो वहाँ नहीं है वहाँ नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, तो जो पुराने हैं उनका विस्तार होगा और नए भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अभी क्या है, अब मेट्रो का विस्तार की बात, मेट्रो के बारे में विस्तार की बात की गई है। अभी तक देखिए बड़े शहरों में सिर्फ मेट्रो है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर, और अभी हाल ही में भोपाल वगैरह में चालू हुई है। तो सरकार का ये कहना है कि हम छोटे शहरों में भी मेट्रो का चलाने का सोचेंगे, कि मतलब वहाँ के लिए भी प्रावधान करेंगे। बड़े शहरों में तो चल रही है, छोटे शहरों में मेट्रो चलाई जाएगी। अगला क्या है, आयुष्मान भारत। अभी देखो आयुष्मान भारत बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत अभी तक क्या था कि सिर्फ और सिर्फ आम जनता ही जाती थी, पर सरकार का इस बार ये घोषणा हुई है कि जो आशा कर्मियां होती हैं, आंगनबाड़ी में जो सहायक कर्मियां होते हैं, इनको भी इसके तहत जोड़ा जाएगा। ये लोग इससे बाहर थे, इनको भी इसके तहत बीमा दिया जाएगा। अगली बात क्या है, पीएम आवास योजना। सरकार का ये कहना है कि जो हमने पीएम आवास योजना चालू किया था, उसके तहत 2 करोड़ अतिरिक्त आवास का लक्ष्य रखा गया है। समझिएगा बात को, इसमें क्या है, 3 करोड़ आवास को लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जब ये योजना लागू हुई थी तो उनका लक्ष्य ये था कि हमें 3 करोड़ आवास देना है, उन्होंने वो अपने उस टारगेट को पूरा कर लिया है। अब सरकार की नई घोषणा ये है कि हमें 2 करोड़ और आवास देने हैं लोगों को। सरकार का मोटा मोटा 5 करोड़ लोगों को घर देने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। तो उनका जो लक्ष्य था ये 5 करोड़ लोगों को घर देने का, 3 लाख उन्होंने पूरा कर लिया, 3 करोड़ का सॉरी, और 2 करोड़ उन्होंने घर अतिरिक्त घर देना है लोगों को। 9वां क्या है, पर्यटक क्षेत्र में। देखिए सर, जो हमारी सरकार है वो भी हाल ही में बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दे रही है। जो टूरिज्म है, जो घूमने की जगह होती है, जैसे भी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभी लक्षद्वीप में एक पूरा मूवमेंट चलाया गया था, उसके द्वारा अभी क्या है, हमारे यहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने की बात चल रही है। तो सरकार का कहना ये है कि हम पर्यटक बढ़ाने के लिए, हम टूरिज्म बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे। जैसे भी हाल ही में इसका एग्जाम्पल लक्षद्वीप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए ये बजट की सारी बातें हुई। एक अंतिम बात समझ लीजिए कि जो पैसा किसको कितना भी आवंटन किया है, किसको कितना पैसा दिया गया है,
पहली बात, रक्षा मंत्रालय। अभी कल जो बजट आया 1 तारीख को, उसमें क्या बताया गया कि जो सबसे ज्यादा बजट है, मतलब जो बजट में इतना सारा पैसा है, जो सबसे ज्यादा पैसा आएगा वो 6.2 लाख करोड़ रुपए किसको, रक्षा मंत्रालय को, ये सबसे ज्यादा बजट होता है। इतना मतलब पैसा अभी तक किसी को दिया नहीं गया, तब इसी को दिया गया। टॉप 1 पे कौन है, रक्षा मंत्रालय, इसको दिया गया है। डिफेंस जो हमारा पूरी यार सारे डिफेंस इसी के अंतर्गत आते हैं। 6.2 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को दिए गए। और सड़क मंत्रालय को, सड़क परिवहन मंत्रालय को 2.878 लाख करोड़ रुपए दिए गए। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ दिए गए। खाद्य मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए दिए गए और गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ दिए गए। ये टॉप के 5 हैं, और भी चीजें, लिस्ट बहुत लंबी है। तो बस ये था, कुछ शॉर्ट में हमने बजट को समझा। आशा करता हूँ आपको बजट समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है, जो अगर कोई चीज जटिल लगती है, जो बजट थोड़ा सा जटिल तो होता ही है, आप इसको फिर से दोबारा सुन सकते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि जो आपका टैक्स का स्लैब है, जो टैक्सेशन की जो बात है, हालांकि स्टूडेंट लाइफ में टैक्स से क्या ही करना है, पर अगर एक आम जनता हो तो आपको समझना चाहिए, जो टैक्स का स्लैब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। टैक्स आपका वैसा ही रखा गया है, टैक्स में कुछ भी बदलाव नहीं है। जो 7 लाख वाली जो लिमिट थी, 7 लाख का आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो वही वाली, मतलब जो पहले था, जो 22-23 में जो भी टैक्स का नियम था, उससे वही लागू इस बार भी है। टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ना। तो बस ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।